डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का डीडी किसान पर। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आप तक उन सरोकारों को पहुंचाते हैं जो देश के किसानों से जुड़े हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में हम एक बार फिर बातचीत के उस क्रम को आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसके ज़रिए हमने राजस्थान के किसानों की आज की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत सारी बातचीत की है। स्वीकार कीजिए मुजीब का नमस्कार। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं डीडी किसान के सभी हमारे दर्शकों की तरफ से राजस्थान के माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्हें हम सभी बाबा के नाम से जानते हैं। स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर साहब। पिछले दिन पे बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ जानने का प्रयास किया कि निकट भविष्य के अंदर आप अपनी तरफ से राज्य के किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। एक बार फिर इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि राजस्थान भौगोलिक रूप से अलग विषमताओं का प्रदेश है, उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के साथ संभावनाओं की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन चुनौतियों और संभावनाओं के खेल को आप कैसे देखते हैं किसानों के परिप्रेक्ष्य में? देखो, ऐसा है, हमारा राज्य विविधताओं से भरा हुआ है। एक क्षेत्र तो वो है जो पहाड़ियों का है, जहाँ मोस्ट ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं, मेवाड़। और एक क्षेत्र वो है पश्चिमी राजस्थान, जिसको मारवाड़ कहते हैं, जहाँ धरती दोहरारे टीले हैं। एक शेखावाटी का एरिया है और एक हमारा ढूंढाड़ ईस्टर्न राजस्थान के एरिया, जो ज़मीन भी समतल है, बड़ी उपजाऊ है। वैसे तो पूरे राज्य की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन वर्षा कम होने और किसान की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बिना किसी भेदभाव के करना होगा जी। और जैसा आपने कहा चुनौती, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चर, अब किसानों के आमों के बाग खड़े हैं, दूसरी ऐसी कुछ फसलें जो तेज़ उसमें वो नष्ट हो जाती हैं। फिर एक सर्दी भी मेरी समझ देश में सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती है, आंधी भी सब यहीं पर आती है। अकाल भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पड़े हैं। देश की आज़ादी के करीबन ये मानो 70% हर साल ऐसा निकला है जहाँ अकाल पड़ा हो। लेकिन हमारा किसान उनसे चुनौती से लड़ा है। जिसे पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर में अकाल ज़्यादा पड़ता था, तो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन किया, अपने खुद के टाँके बना के बड़ी साइज में पानी इकट्ठा करते थे। तो ड्रिंकिंग वाटर के अलावा ऐसी खेती भी करते थे जिससे उनका आर्थिक स्तर बना रहे और पशुपालन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो जैसे पशुपालन है, मुर्गा पालन है, भेड़ बकरी है, भैंस है, गाय है, इनको भी हमने सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि कृषि के साथ साथ जो मुख्य धंधा हमारे राजस्थान का पशुपालन का है उसमें किसान समर्थ हो। उस दृष्टि से जो डेयरी है, डेयरी हर गांव तक पहुंच गई, उनके बूथ वहाँ पर हैं, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और किसान अपने दूध को अपने गांव पंचायत मुख्यालय पे जहाँ भी बनाई वहाँ पहुँचा सकता है। उसको महुआ या दौसा तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कृषि के साथ साथ किसानों का जो पशुपालन विभाग है उसको भी राज्य सरकार ने एक्टिवेट किया है, उसको ताकत दी है। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को किसान की एक्टिविटी से जोड़ा है। जैसे आंवला मिल गया, एक गांव में हो गया, तो वो अपना उस आंवले का प्रोडक्ट बनाया, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेचते भी उसको मार्केट में। जैसे टमाटर है तो उसका सूप और वो जो चटनी वगैरह होती है वो उसको बनाए। अमरूद का पल्प है, उसका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप
नए आइडिया लेके अपने यहाँ आ रही है। जैसे मूंग खूब होता है हमारे यहाँ, तो मूंग के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप किसान का मूंग खरीद के पापड़ भी बनाते हैं और भुजिया भी बनाते हैं। तो किसान का कोऑर्डिनेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हो जाने के कारण जो महिलाएं गांव की हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सरकार प्रयास कर रही है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो हमारी सरकार बहुत ताकत दे रही है। बहुत महत्वपूर्ण संकेत आपने दिए कि किस तरह से किसानों के अपलिफ्टमेंट, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं के ज़रिए कई बार इस बात को लेकर के वो कृत संकल्पिता दिखा चुके हैं कि देश के किसान की आमदनी को दोगुना उससे भी ज़्यादा किया जाए, और उसके परिणाम हम देख भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को उसको जोड़ा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। ऐसे बहुत सारे सम्मिलित प्रयास केंद्रीय और राज्य स्तर पर हो रहे हैं। उन योजनाओं के बारे में बताइए, उस योजनाओं को लेकर के आप अपनी तरफ से मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था करते हैं? हमारे यहाँ लोग इजराइल गए, ये स्टडी करके आए कि ये फसलें किस प्रकार से तैयार होती हैं। तो उसका परिणाम ये आया कि राजस्थान में ऑलिव ऑयल लिमिटेड एक हमने बनाया, तो उसके प्लांट भी लगे ऑयल निकालने के, और अच्छे रिजल्ट उसमें दिए। तो ऐसी स्कीम सब, जैसे हमारे यहाँ गांव में लोग खीरा भी उगाते हैं, शिमला टमाटर भी उगाते हैं, चेरी टमाटर भी करते हैं, सब्जियां भी करते हैं प्रोटेक्टेड उसमें कल्चर में, तो वो जयपुर तक बिकने जाती है, दिल्ली तक बिकने जाते हैं। फ्लोवर, कश्मीरी शिमला मिर्च, और इस ढंग का जो किसानों का बड़े मार्केट से जुड़ा होने के कारण उनको उसका फ़ायदा मिलता है। तो हमने इसमें एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम विकसित करने जा रहे हैं। किसान जो करता है, चाहे अरंडी करता है, चाहे दाल करता है, चाहे दलहन करता है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के जरिए कुछ उगाता है प्लस अन्न उगाता है, उसका वो एक जगह उसका बाजार मिले और वहाँ वो बेचे। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जानना चाहेंगे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के लिए बहुत सुखद खबर है कि राजस्थान के अंदर जो मरु प्रदेश के नाम से फेमस रहा है, लेकिन यहाँ पर वन क्षेत्र भी बढ़ा है, तो वानिकी क्षेत्र के अंदर भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो जब इस तरह की बात हमारे सामने आती है कि हमारे यहाँ खेती किसानी की ज़मीन बढ़ रही है और वन क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो भौगोलिक रूप से ये बदलाव लोगों के जीवन के स्तर को कैसे सुधार रहे हैं? नहीं, जैसे एक समय था जब डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हुआ था, लेकिन एक पौधारोपण का कार्यक्रम चला और हरियाली बढ़ी है। फिर वन विभाग को भी ऐसे टारगेट दिए गए जिसमें फलदार पेड़ लगाएं, उससे कमाई हो और फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पेड़ प्रतिवर्ष लगाने का निर्णय लिया है और हर डिपार्टमेंट को उससे जोड़ा है। उसको लगाते हैं, जियो टैगिंग होते हैं और उसकी सर्वाइबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं जी। राजस्थान में हरियाली बढ़ी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो हमारे राजस्थान में बढ़ चढ़ के चल रहा है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी हाल ही के बजट में कृषि नीति को लेकर के भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इस बजट के अंदर कृषि को लेकर के जो गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, भविष्य के लिए क्या संकेत देखते हैं? पहला काम तो हमारी सरकार ने ये किया है, जो किसान सम्मान निधि थी भारत सरकार जो देती है उसके अलावा 200 रुपये हमने और बढ़ाए हैं। एक MSP में भी भारत सरकार के अलावा 150 रुपये हमने MSP बढ़ाई है। जैसे कभी मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि एक भावांतर योजना चलती है, ताकि किसान का मतलब ज़्यादा अन्न का भाव गिर जाए तो उसको सरकार सपोर्ट करती थी। तो इस ढंग से सरकार को किसानों को सपोर्ट करने के लिए बीजों पे भयंकर सब्सिडी, अपने जो है फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड,
माइक्रोन्यूट्रिएंट और उत्तम क्वालिटी का सीड उपलब्ध कराना, वो भी समय पे, और समय पे खाद उपलब्ध करा देना, उर्वरक जैसे जिप्सम हमारे यहाँ बहुत होती है, तो हम किसानों को जिप्सम भी निःशुल्क बंटवाते हैं ताकि उसकी खेती शुद्ध रहे, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाए। तो ऐसे कार्यक्रम लेकर हम किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं। उर्वरक सरकारी स्तर पर अवेलेबल करवा रहे जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं देखता हूँ कि आज का किसान ड्रोन के ज़रिए इन उर्वरकों को अपने खेतों तक पहुँचा रहा है। तो इस तरह के नवाचार बीजों के अंदर हम देखते हैं कि कुछ जियो टैग लगाए हैं, स्कैन के ज़रिए उनको उपलब्धता करवाई जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है। तो इस तरह का सूचना तकनीक का इस्तेमाल आपको कैसे लगता है? एसएसपी की तरफ किसानों को ले जा रहे हैं बजाय डीएपी और यूरिया के। तो हमको लंबी पूरी सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। एसएसपी के हमारे यहाँ प्लांट हैं बहुत, और एसएसपी की तरफ किसान बढ़ रहा है। एक तो एसएसपी जैसे खाद को बढ़ावा देकर उस पर सब्सिडी देना, और काफ़ी सीड ऐसे हैं जो हम यहाँ पर उगाते, कुछ नहीं मिलते उनको हम मंगवा के समय पे वितरण करते हैं। एक जैसे उर्वरक है, धरती का बीज है ढैंचा, वो ढैंचा बड़ा उर्वरक है, फसल के बड़े काम का है। तो हमने आपकी बार 30,000 मैट्रिक टन ढैंचा की मिनी किट्स निःशुल्क किसानों को बांटने का निर्णय लिया है। वो पैदावार खेत में डाल देते हैं, उससे फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता खेती की बढ़ती है। कोई बीमारी किसी खेत के एक कोने में हो गई तो किसान सारी पूरे खेत में पेस्टिसाइड डालता है उसको ख़त्म करने के लिए। पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिसको हम अडॉप्ट करने वाले हैं कि जहाँ से कीड़ा चालू हुआ है वहीं जाकर हम स्प्रे करेंगे और वो खेती की बीमारी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो नई तकनीकी पर हम विचार कर रहे हैं वो बढ़े, ताकि लिमिटेड एरिया में ज़मीन के हानिकारक तत्व जाए। पेस्टिसाइड का आपने जिक्र किया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर पेस्टिसाइड के बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं। उससे जुड़ी बातें और भी करनी है, क्योंकि राज्य अपने स्तर पर किस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहें और इस ख़ास मुलाकात की ख़ास बातचीत के अंदर हमारे साथ बने रहें। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उर्वरकों को लेकर के, या यूँ कहें कि रासायनिक उर्वरक किस तरह से खेती किसानी को बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, राजस्थान में इन रासायनिक पेस्टिसाइड को लेकर के क्या नीति अपनाई जा रही है, और साथ ही साथ किसानों को जैविक खेती को लेकर के किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? हमारा तो सरकार का प्रयास ये है कि कम से कम रसायन अपने खेतों में डालें, ज़मीन खराब हो जाएगी, और इसको किसान समझने भी लगे हैं। इसलिए कुछ किसान जैविक खेती को प्राथमिकता देने लगे हैं। ऐसे
जो उपज है, गेहूँ है, चना है, बाजरा है, जौ है, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनसे व्यक्ति की स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो उपभोक्ता है वो भी समझने लगा है कि मेरे को जैविक खेती का ही अनाज मिले, मैं उसको खाऊं, और सब्जी भी वही मिले। इस दृष्टि से हमने जो झालावाड़ है वहाँ जैविक खेती का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। वहाँ किसानों को विजिट कराते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये खतरनाक रासायनिक को, वो बताते हैं, सम्मेलन करते हैं, किसान मेले लगाते हैं। हमारा विभाग भी समझा रहा है, दूसरे लोग भी समझा रहे हैं, वैज्ञानिक भी इस पर जोर दे रहे हैं कि जो खतरनाक पेस्टिसाइड्स हैं या रसायन, उनका उपयोग करने पर आपके शरीर पे भी असर पड़ेगा। जैसे कोई खतरनाक रासायनिक अपने खेत में स्प्रे करता है या डालता, तो उस समय उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो बीमारी की चपेट में आने के कारण किसान भी डरने लगा, उपभोक्ता भी के दिमाग में भी संशय पैदा हो गया। इसलिए हमने ये उत्कृष्टता केंद्र खोला है झालावाड़ में कि जैविक खेती पर जोर दिया जाए। राज्य की विभिन्न योजनाओं की बात करें, योजना उनका क्रियान्वयन, एक तीसरा एस्पेक्ट होता है कि किसानों को जागरूक करना, योजनाओं की जानकारियाँ भी मिले और साथ ही साथ अपनी तरफ से नवाचारों को भी। यही महत्वपूर्ण है। और मेरे आते ही मैंने जितनी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं, उन पे किताब बनवाई है, और कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको ऋण मिलेगा, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो उसमें सारी योजना हमने डाली है पूरी। और जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी तक वो हमने भेजी हैं, और उनके वितरण के साथ साथ हमने ये पंचायत समिति की साधारण सभा हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे डीएलओज की हो, हमने डायरेक्शन दे रखे हैं कि ये जो पुस्तक लिखी है, इनकी जानकारी आम जनप्रतिनिधि, जैसे सरपंच आ रहा है, पंचायत समिति का सदस्य आ रहा है, प्रधान जिला प्रमुख आ रहे हैं, उनको भी दें, जिससे वो गांव में इसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार करके जागरूक करना ही एक तरीका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ किसान बढ़े। युवाओं को आप किस तरह से देखते हैं कि वो लोग जो खेती किसानी के साथ जुड़ना चाहते हैं, दुनिया के किसी इलाके में अगर कुछ नवाचार हो रहे हैं तो उसको देखें, समझें और उसको अपने कामों के अंदर शामिल करें? हमारे यहाँ जो सोचना है थोड़ा ऐसा है, जो मेरे को प्रैक्टिकली देखा है, गांव का बेरोजगार बच्चा एग्रीकल्चर लेगा, और इसलिए लेगा कि एग्रीकल्चर में स्कोप है, मेरी नौकरी लग जाएगी। ऐसे ही नर्सिंग में लेगा, इसलिए कि मेरी नौकरी लग जाएगी। सोच नौकरी का है। इसलिए कुछ ऐसे लोग जो नौकरी का सोच रखते हैं, जिनकी नौकरी सबकी तो लग नहीं सकती, उनको हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो योजनाओं को किसान तक ले जाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं। जिसे उसमें प्रायोरिटी दें हम, पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, मल्च में, ड्रिप में, स्प्रिंकलर में, मिनी स्प्रिंकलर, एक प्राथमिकता, एक आरक्षण उनका रखा जाए, तो वो ये वो खुद अडॉप्ट करें। जानकारी के अभाव में किसान भी और उससे ज़्यादा गांव का जवान भी भटक रहा है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि जवानों को मॉडर्न तकनीकी की खेती की जानकारी मिले, उसमें ज़्यादा लेबर भी नहीं लगता है। पूर्वी राजस्थान से आप आते हैं, 4 दशक से ज़्यादा का आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र के अंदर चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि संभावनाएं भी असीम हैं। आप अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने आसपास की समस्याओं को कैसे आपने देखा? खुद ग्रामीण परिवेश, किसान परिवार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन कामों को जो आपने अपने आसपास अप्लाई किया, राज्य के किसानों से आप किस तरह से उनको लाभान्वित कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। चाहे मेरा हो या पानी का प्यास हो, उसके लिए जल जरूरी है।
तो हमारे वहाँ ज़्यादा ईस्टर्न राजस्थान के 6-7 जिलों में बिल्कुल खतरनाक स्तर पर पानी चला गया। बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, सैलिनेशन है, उसके कारण भी खेत खराब हो रहे हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। तो एक तो हमारा जोर है वाटर कंजर्वेशन, जल को, बरसात के को संरक्षित किया जाए। तालाब, एनीकट, छत, जहाँ जहाँ भी अपन कर सकते हैं उसको कंजर्व किया जाए। पहली हमारे प्यारा वसुंधरा जी के समय में मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना चलाई थी, तो वो बड़ा ऐतिहासिक काम पूरे प्रदेश में हुआ था, तो उसको आगे बढ़ाने का काम है। दूसरा, अपने पानी बेकार नहीं जाए। हमारे इधर ईस्टर्न राजस्थान के 5-6 जिलों में फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी आया छोड़ दिया बेशुमार, वो तो यूँ वहाँ पानी का वेस्टेज ना हो, तो माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया जाए। और तीसरा, आपको पता ही है कि हमको ERCP का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो वो सरफेस वाटर हमारे 13 जिलों को मिलेगा, सिंचाई भी होगी, पीने का पानी भी मिलेगा उच्च क्वालिटी का, और इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित होगा। चौथा, हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो कम ज़मीन जिन किसानों के पास रह गई है, बढ़ती जा रही है, उनको हम हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रमोट करेंगे। हॉर्टिकल्चर में क्या, जो ज़मीन 5 बीघा में जो अपन उत्पाद पैदा कर सकते हैं, वो 2 बीघा हॉर्टिकल्चर के खेत में हो सकता है। तो छोटे किसान हो गए, उनको हम हॉर्टिकल्चर की तरफ आगे बढ़ाएंगे, इंसेंटिव्स भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे। देखा जाए राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर साहब आपका एक अलग कद है, आपके विरोधी भी आपका सम्मान करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक जिम्मेदारी जो राज्य सरकार ने आपको दी है कृषि मंत्री के तौर पर, उससे आप किस तरह से देश के परिदृश्य में किसानों के लिए राज्य में कितना महत्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं? भविष्य के लिए क्या आपने अपने लक्ष्य रखे हैं? किसानों की जो योजना है उनको लागू करने में मेरी तरफ से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आमतौर पर इसमें लोग राजनीति करते हैं। अब किसी दल का, किसी धर्म का, किसी इलाके का व्यक्ति मेरे पास आता है, उसकी आवश्यकता हम दे सकते हैं, तो हम उस धर्म, क्षेत्र और राजनीति नहीं करते। तो ये स्पष्ट बात है, इसलिए सबका हमारे प्रति सम्मान है, उनकी मेहरबानी है। आपकी योजनाएं धरातल तक पहुँचे और वो आमूलचूल बदलाव करे जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं राज्य का किसान लाभान्वित हो, उसकी आमदनी हो। हम यही शुभकामनाएं देते हैं। जाते हुए आप अपनी तरफ से हमारे राज्य के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक तो हमारे राज्य के किसानों का जो ट्रेडिशनल खेती करने का रवैया है, वो मैं उसको उचित नहीं मानता। उनको मैं मोटिवेट करूँगा कि वो नई टेक्निक्स यूज़ करके अपना उत्पादन बढ़ाएं। दूसरा, ये खेतों में जहर नहीं डालें। मैं सभी किसानों को कहना चाहूँगा, जितना प्रोडक्ट आप जहरीले अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो उपभोक्ता कोई नहीं, आपको भी नुकसान कर रहे हैं, छोटे से लोग हैं। और किसान अपने साथ में पशुपालन भी करता है। तो कई जगह ये चीज़ मिली है कि कुछ पेस्टिसाइड, यूरिया डाल दिया, कोई पाम ऑयल डाल दिया और दूध की मात्रा बढ़ा दी। वो आप न्याय नहीं कर रहे हो, वो पाप कर रहे हो। हम ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं और हम पीपल का पेड़ भी नहीं काट सकते, इतना हमको दिया गया है उपदेश। और गाय को हम लत देकर नहीं पकड़। जब ऐसे संस्कार हैं, तुलसी को हम पूजते हैं, पीपल को हम पूजते हैं, आंवला को पूजते हैं, तो मनुष्य की सच्ची पूजा मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा यही होगी, ईश्वर की पूजा कहूँगा इसको, कि आप ये दूध में कम से कम मिलावट नहीं करें, क्योंकि वो सीधा जहरीला पदार्थ मनुष्य के शरीर में जाता है और वो अनेकों बीमारी से घिर जाता है, जिस पर प्रदेश की जीडीपी पे भी फर्क पड़ता है और हेल्थ सर्विसेज भी हमें बढ़ानी पड़ती हैं। तो उत्पाद सही करें, जैविक करें और प्राकृतिक करें, पर सब शुद्धता से परिपूर्ण करें,
तो आपका भगवान कल्याण करेगा। संवेदनशील आप हैं तो यकीन मानिए प्रशासनिक स्तर पर हमारे राजस्थान राज्य के कृषि मंत्री भी आपके लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं। आपकी आमदनी बढ़े और साथ ही साथ देश के विकास में आपका भरपूर योगदान हो, इसी उम्मीद के साथ हम धन्यवाद देते हैं राजस्थान राज्य के कृषि मंत्री माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरी बात मेरे किसानों तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेकर अपन को खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। और जिनको जानकारी नहीं है कार्यक्रमों की, राज्य और केंद्र के योजनाओं की, उनकी जानकारी मैं इस चैनल के लिए मैंने दी है। आप उसको अपनाएं और समृद्ध बनाएं। तो आज के ख़ास कार्यक्रम में इस ख़ास मुलाकात को हम यहीं थामते हैं, इस वायदे के साथ कि डीडी किसान चैनल अगली बार किसी और ख़ास शख्सियत को आपके साथ इस कार्यक्रम से रूबरू करवाएगा। फ़िलहाल के लिए मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।